हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने साइंस के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सेकेंड लेक्चर में हैं। इस लेक्चर में हमें कुछ चीजें पढ़नी है जो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम पढ़ लिया था, उसी का कंटिन्यूएशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बना रखे हैं। पहला वाला जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, दूसरा वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल चेंज के, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया है। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले उन लेक्चर्स को देखिए एंड देन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो आज हमारा केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। अब इस लेक्चर में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं? इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये हम सबसे पहले आज सीखेंगे कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आज देखेंगे, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बार हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन देख लिया है, देन वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स की हाउ टू बैलेंस अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। बहुत सारे मेथड है वैसे तो बैलेंस करने के, पर क्लास 10th में जो हमें जो मेथड सीखना है दैट इज बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन और अ इक्वेशन। वो देख लेने के बाद हम लोगों को 2 टॉपिक और देखना है आज के इस वीडियो में। वो उसमें जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें किस किस तरह के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद मुझे क्या पता चलता है, क्या-क्या चीजें हम वहां से इंटरप्रेट कर लेते हैं, ये हमें सीखना है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कि क्या-क्या इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो कुल मिला के हमें आज 4 चीजें देखनी है। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, दूसरा हमें देखना है कि कैसे बैलेंसिंग की जाती है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, क्या-क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं फ्रॉम दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और क्या-क्या इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहे हैं फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन चारों टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबाइए सो दैट कि कोई भी नई वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट दैट इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन समझने के लिए मुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये लिखना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन को हम शो कैसे करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है कि एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे शो करेंगे। एक केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर इक्वेशन जिसमें हम लिखते हैं रिएक्टेंट और दूसरी साइड पर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। अब ये डेफिनेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहता है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट present on the reactant side must be equal to the number of atoms present of a particular element on the right hand side of a reaction। मैं वापस एक बार और बोल रहा हूं so that कि आप लिख भी सकें। The number of atoms of a particular element present on the left hand side of a reaction must be equal to the number of atoms of a particular element present on the right hand side of a reaction। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट है वो दोनों साइड पर क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। अब ये बैलेंस्ड अगर होने चाहिए तो जरूर कहीं ना कहीं इस पे कोई यूनिवर्सल लॉ गवर्न कर रहा होगा इस चीज को, क्योंकि बैलेंस्ड क्यों हम चाहते हैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंसिंग करने के पीछे सिर्फ एक ही लॉ है दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहती है
कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक टाइप से वो दूसरे टाइप में क्या होता है, कन्वर्ट कर जाता है। सिमिलरली इस यहां पे भी वही हो रहा है कि जो रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स है उसका जो टोटल मास है, टोटल मास ऑन रिएक्टेंट साइड, टोटल मास ऑन reactant side must be equal to the total mass on the product side। प्रोडक्ट साइड पर टोटल मास के बराबर होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे या रिएक्टेंट साइड पे बराबर होंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड और द प्रोडक्ट साइड। अगर ऐसा हमने कर दिया तो वो रिएक्शन एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगी, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, ताकि मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द मास ऑन द राइट हैंड साइड। और जो लॉ इसको गवर्न करता है दैट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। अगर ये टॉपिक मुझे समझ में आ गया है देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, we need to understand how to balance this, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इनके बीच में इक्वेशन का साइन है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, मास बैलेंस करना है। मास बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट बैलेंस करना होगा। ये बैलेंसिंग करने का जो मेथड है दैट मेथड इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो वो हम मेथड नेक्स्ट सीखते हैं, बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक that is balancing of a chemical equation by hit and trial method। अब देखिए hit and trial method क्या है, ये एक अनुमान लगाने वाला मेथड है कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कर चलते चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जस्ट यू हैव टू थिंक कि क्या ऐसा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि एक फिक्स्ड फार्मूला है, जस्ट यू हैव टू मग अप दैट फार्मूला, उसको रट लिया और फार्मूले से आपने उसको बैलेंस कर लिया। इट इज नॉट ऑफ दैट शॉर्ट, उस टाइप का नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है कि कैसे नंबर्स जो एटम के हैं वो दोनों साइड पर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्लास 9th में ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपने ऐसा देखा होगा, अगर नहीं देखा है नहीं सीखा है तो आज हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए हमारा पहला एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम का एक एलिमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे MgCl2 एक सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए मुझे लिखना है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ रिएक्शन। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या प्रेजेंट है। मैं देख रहा हूं मैग्नीशियम प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम की संख्या क्या है, 1, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 1, और क्लोरीन की संख्या भी 1 है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें ठीक से तो यहां पर भी यही 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और यही 3 एलिमेंट होना भी चाहिए, बिकॉज और बाहर से अगर हम कुछ नहीं डाल रहे हैं तो नया कुछ वहां प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जो भी प्रोड्यूस होगा उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नीशियम अगर यहां पर है तो यहां पे भी मैग्नीशियम का नंबर 1 है, पर क्लोरीन के नंबर कितने हो गए, अभी क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। क्लोरीन वहां पे कितना हो गया, 2, तो यहां Cl हो गया, और हाइड्रोजन पे कितना हो गया, 2। ये लिख लेने के बाद मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो देखिए मैग्नीशियम का यहाँ एक एलिमेंट एक एटम था, यहाँ पे भी एक एटम है, ये तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन का यहाँ एक एटम है, यहाँ पर 2, बैलेंस्ड है क्या, नहीं, बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन को क्या करना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन का क्या है, 1, यहाँ पे क्लोरीन कितना था, 2, तो ये भी डबल हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर आकर क्या हो गए, डबल हो गए, और इस तरफ कितने हैं, 1 है। इसका मतलब अगर थोड़ा बुद्धि लगाया जाए कि किसी तरीके से इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये सोच रहे हैं सिर्फ, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। सोच के देखते हैं। अब देखते हैं, अगर ये HCl है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए HCl यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अच्छा अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन भी कितना हो गया,
2 हो गया, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2 और क्लोरीन भी कितना हो गया 2। अब देखिए जरा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हुआ क्या, देखते हैं। मैग्नीशियम का 1, मैग्नीशियम का 1, डन। हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन 2, डन। क्लोरीन का 2 और क्लोरीन का 2, डन। यानी हमने इस जगह पर 2 को डालते ही इस केमिकल रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। दिस पर्टिकुलर मेथड बाय थिंकिंग कि कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड पर क्या कर दें, बैलेंस कर सकते हैं, हमने इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं एंड देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक। अब जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, atom of iron, a particular atom of iron when react with water, आयरन जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये आयरन का एक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। आयरन when react with water it is giving iron oxide plus water हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस और पर्टिकुलर ऑक्साइड के नंबर ऑफ एटम्स को हम लिखते हैं। लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप कोई बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग करने में ना कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी मेटल या नॉन मेटल हैं उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। मैं जो बोल रहा हूं उसको स्टेप वाइज ध्यान रखिएगा। सबसे पहला स्टेप है, आप जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल या नॉन मेटल है, लीविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। एक बार आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट थे उसको बैलेंस कर लिया है, देन यू नीड टू बैलेंस द ऑक्सीजन। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और जब आपने पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप कर लिया, तो तीसरे स्टेप में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये एक जनरल स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए। पहले आप किसी भी मेटल या नॉन मेटल को बैलेंस करिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करिए और फिर लास्ट स्टेप में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को भी अगर हम देखें तो एलएचएस में कौन-कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एलएचएस में आपके पास क्या है, आयरन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। सिमिलरली आप आरएचएस की साइड अगर देखते हैं तो आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? मेरा आंसर होगा नहीं, बिकॉज़ number of atoms of different element on the left hand side is not equal to the number of atoms present of a particular element on the right hand side। आप आयरन यहाँ 1 है, यहाँ पे आयरन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन का यहाँ पर 3 है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो सबसे पहले मुझे किसे बैलेंस करना चाहिए, यहाँ पर मुझे ढूंढना होगा मेटल या नॉन मेटल कोई है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर कोई मेटल है दैट इज आयरन, आयरन एक मेटल मुझे दिखाई दे रहा है। आयरन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो क्या मैं इस जगह पर 2 से मल्टीप्लाई करूं? अगर मैं आयरन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आयरन यहाँ पर अकेला है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मैंने आयरन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी आयरन कितने हो गए, 2 हो गए और इधर भी कितने हो गए, 2। हमारा जो मेटल था वो तो बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यू नीड टू बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन को देखते हैं, इस तरफ कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 3 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो हाइड्रोजन अगर 6 हो गया तो मुझे इसको करेक्शन कर लेना चाहिए, यहाँ पर मुझे अपडेट कर लेना चाहिए, उसको जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हाइड्रोजन का नंबर आया है उसको अपडेट कर लेना चाहिए, उसको मुझे लिख लेना चाहिए, सो दैट कि मैं हाइड्रोजन जो पहले बैलेंस था इस 3 के मल्टीप्लाई कर देने से अब वो बैलेंस्ड नहीं रहा, तो मुझे अब उसे भी बैलेंस करना होगा। और उसे बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, मैं इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे हाइड्रोजन को यहां से क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो गया 6। अब इसको भी देख लीजिए, दिस इज 2, दिस इज 6 एंड दिस इज 3। अब एक बार आप चेक करो, आयरन इस तरफ 2, इस तरफ भी 2, हाइड्रोजन इस तरफ 6, हाइड्रोजन इस तरफ
6, ऑक्सीजन इस तरफ 3 और ऑक्सीजन इस तरफ 3। अगर ऐसा हम देख रहे हैं दोनों साइड पर अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पर अगर सेम हो गए, बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और इसी तरीके से हमें बैलेंसिंग सीखना है। The number of atoms present on the left hand side of a reaction must be equal to the number of atoms present on the right hand side of a particular reaction। अगर ऐसा आपने कर दिया तो बैलेंसिंग आपको समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि what are all the informations which we get from a balanced chemical reaction। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से किन किन प्रकार के इंफॉर्मेशन मुझे देखने को मिलते हैं। देखिए जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलता है। कौन कौन से एलिमेंट और कितने एलिमेंट, नंबर एज वेल एज व्हाट। दो क्वेश्चन का आंसर मुझे यहां मिल जाता है। व्हाट आर द एलिमेंट्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड जो आंसर मिलता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कितने रिएक्शन में काम, कितने एटम्स रिएक्शन में काम कर रहे हैं और कौन कौन से एटम है जो रिएक्शन में काम कर रहे हैं। ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें देता है, जो कि ऑलरेडी हमने पहले के दो एग्जांपल में देख रखा है। उसके अलावा एक केमिकल रिएक्शन को जब आप थोड़ा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं तो वो हमें कुछ और एडिशनल जानकारी देता है। वो एडिशनल जानकारी क्या है उसको हम देखते हैं। तो जो सबसे पहली जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है अबाउट फिजिकल स्टेट। हम सबसे पहली जानकारी पाते हैं फिजिकल स्टेट का, कि जो रिएक्टेंट हमने लिया है वो किस किस स्टेट में प्रेजेंट है, किस किस स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। अब देखिए कुछ स्टेट के मैं नाम बोलता हूं आपको। आप सॉलिड स्टेट हो सकता है, लिक्विड स्टेट हो सकता है, गैसियस स्टेट हो सकता है। अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ समथिंग इज इन सॉलिड स्टेट हम उसके बगल में S लिखते हैं। इफ समथिंग इज इन लिक्विड स्टेट हम उसके बगल में L लिखते हैं। इफ समथिंग इज इन गैसियस स्टेट, कोई चीज गैसियस स्टेट में है तो उसके बगल में हम G लिखते हैं। कई बार कुछ चीजें एक्वस स्टेट में होती है। व्हाट इज एक्वस? अगर किसी एलिमेंट को या किसी भी एलिमेंट को जब हम पानी में डाल देते हैं एंड देन वी प्रोसीड द रिएक्शन, एक्वा, द वर्ड एक्वा, ध्यान दीजिएगा, द वर्ड एक्वा, एक्वा मींस वाटर। एक्वा मतलब होता है पानी। अब एक्वा वर्ड आपने कहां-कहां सुना हुआ है? एक्वा वर्ड आपने सुना है एक्वेरियम में, एक्वेरियम जहां मछली रहती है। आपके घर में एक्वागार्ड वाटर फिल्टर लगा हुआ है। एक्वा, एक्वा वर्ड जहां जहां आएगा मतलब वहां पानी है। एक्वस मतलब कोई भी एलिमेंट जब पानी में मिक्स करके हम उसे यूज करते हैं देन इट बिकम्स एक्वस। और एक्वस होता है जब कोई चीज एक्वस होती है तो उसे हम AQ से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ उसकी फिजिकल स्टेट है जो हम इस तरह से डिनोट करते हैं एलिमेंट्स के जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में रहता है। अब दो और चीजें ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई गैसियस स्टेट में होता है तो उसके बगल में हम इस तरह का अप एरो दिखाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अप एरो? गैस हमेशा बाहर निकलता है सिस्टम से। सिस्टम से अगर गैस इवॉल्व हो रहा है या बाहर निकल रहा है तो इस तरह का एरो हम दिखा के उसे दिखाते हैं कि गैस इज कमिंग आउट ऑफ अ रिएक्शन। एक रिएक्शन से गैस बाहर की ओर निकल रहा है। सिमिलरली कई बार रिएक्शन में ना प्रिसिपिटेट भी बनता है, प्रिसिपिटेट भी बनता है। अगर रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बने उसको हम पीपीटी से डिनोट करते हैं तो वहां पे हम डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनवर्ड एरो? डाउनवर्ड एरो मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको अगर थोड़ी देर तक आप छोड़ दें तो कुछ एक सॉलिड पार्टिकल, वेरी 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 स्मॉल सॉलिड पार्टिकल नीचे आकर जमा हो जाता है और द मोमेंट आप उसको वापस से शेक कर देंगे वो पूरे लिक्विड में वापस से क्या हो जाएगा, मिक्स कर जाएगा या घुल जाएगा। तो ये इनसॉल्युबल टाइप के छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी को प्रिसिपिटेट बोला जाता है और प्रिसिपिटेट जब भी रिएक्शन में फॉर्म होता है हम डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक था दैट इज फिजिकल स्टेट, वो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। मैंने ये भी आपको समझाया हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, सिस्टम में हीट प्रोड्यूस होगा, हीट विल बी रिलीज्ड बाय द रिएक्शन। हीट अगर रिलीज होगा तो क्या बोलेंगे उसको, इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट सिस्टम से बाहर निकल रहा है और अगर हीट सिस्टम से बाहर निकल रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम या रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये भी कुछ एक इंफॉर्मेशन हमें मिलता है जब हम रिएक्शन के बगल में प्लस सम सपोज 537 किलो जूल इस तरह का या माइनस 537 किलो जूल इस तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव इंफॉर्मेशन हीट के टर्म्स में अगर दिया गया हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वहां से हमें ये पता चलता है रिएक्शन को देखकर कि रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक। अगर पॉजिटिव है मतलब सिस्टम ने हीट को रिलीज किया है, तभी वहां पे कुछ हीट मुझे मिला हुआ है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सिस्टम ने अगर हीट को एब्जॉर्ब किया होगा तो उसके सामने नेगेटिव लगा होगा, तो वहां पे हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पता चल रहा है। तो इस तरह से हमें फिजिकल स्टेट के बारे में पता चल गया, हमें सेकंड पॉइंट जो है इवोल्यूशन ऑफ हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के बारे में पता चल गया। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, कई बार रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट इसके मदद से रिएक्शन आगे बढ़ती है। इसकी मदद से रिएक्शन आगे बढ़ने का मतलब है कि कई बार रिएक्शन जो है वो खुद से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। कई बार हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट की मदद लेनी पड़ती है। वो एक्सटर्नल एजेंट क्या है? वो एक्सटर्नल एजेंट कैन बी टेम्परेचर, इट कैन बी प्रेशर, इट कैन बी कैटलिस्ट। तो एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, उस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, थोड़ा अच्छे से पढ़ रहा हूं मैं, फिर से देखिए। 1 molecule of nitrogen gas when react with 3 molecules of hydrogen gas under certain condition. What are the conditions? 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 200 atm प्रेशर होना चाहिए और आयरन एज कैटलिस्ट हमें यूज करना चाहिए। इस तीनों कंडीशन में अगर इन दोनों को रिएक्ट कराया जाए, देन 2 molecules of NH3 गैस या अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। इस तरीके से ये तीनों जो एडिशनल कंडीशन दिया गया है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें रिएक्शन के माध्यम से मिलता है। तो कुल मिला के ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। फिजिकल स्टेट क्या होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें रिएक्टेंट के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्शन से पता चलता है, और टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट क्या यूज किया गया है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो हमें मालूम चलता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखने जा रहे हैं कि हमें रिएक्शन से क्या नहीं मालूम चलता है। आज के वीडियो का ये मेरा लास्ट पार्ट है। उस लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें कन्वे नहीं करता है। कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन अगर लिखी गई है तो वो इक्वेशन हमें फिजिबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। व्हाट इज फिजिबिलिटी? फिजिबिलिटी का मतलब होता है वेदर दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। कई ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें अगर आप 2 सब्सटेंस को डाल भी दें तो वो कोई रिएक्शन नहीं शो करता है। जैसे अगर आप कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, देयर इज नो रिएक्शन नहीं होगी। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी उसको समझने के लिए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने जा रहा है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस टॉपिक के अंदर मुझे समझ में आएगा कि कौन सी रिएक्शन होती है और कौन सी रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बिकॉज feasibility of a reaction is not conveyed by a balanced chemical equation। एक balanced chemical equation किसी भी रिएक्शन की feasibility के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता। feasibility का मतलब है रिएक्शन होने वाली है या रिएक्शन नहीं होने वाली है। पहली बात। जो सेकंड हमारा इंफॉर्मेशन हम नहीं कन्वे कर सकते वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? देखिए रिएक्शन कुल 3 ही प्रकार के होते हैं। एक रिएक्शन होती है काफी स्लो रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है काफी फास्ट रिएक्शन, और एक रिएक्शन होती है मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट लगने में कई बार सालों लग जाते हैं, कई 5 साल 6 साल में रस्ट लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो रिएक्शन। ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अ स्लो रिएक्शन। ये सारे स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन में ब्लिंकिंग ऑफ आई है। आपने कोई 2 प्रोडक्ट को डाला, एक एसिड एक बेस को डाला, या एक एसिड में दूसरा कोई कंसंट्रेटेड एसिड डाला, एकदम तुरंत से वहां पे विगरस रिएक्शन हो गई, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो ब्लिंकिंग ऑफ आई, जो एसिड से एसिड का मिलाना, ये सब वेरी फास्ट रिएक्शन है। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये एक मॉडरेट रिएक्शन है।
तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर ये भी इंफॉर्मेशन हम कन्वे नहीं कर पाते हैं कि वेदर दिस रिएक्शन का स्पीड इज वेरी फास्ट और वेरी स्लो और मॉडरेट। तो दो चीजें हम पता नहीं कर सकते, पहला है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन होने वाली है कि नहीं होने वाली है। दूसरा, रेट एट विच द रिएक्शन विल प्रोसीड, क्या रेट रहने वाला है, वेदर इट इज अ फास्ट रिएक्शन और अ स्लो रिएक्शन और अ मॉडरेट रिएक्शन। ये कुछ दो इंफॉर्मेशन है जो हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं पता कर सकते हैं। तो आज का जो चारों टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो आपको हाउ टू बैलेंस अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। उसके अंदर हम लोगों ने दो एग्जांपल देखे हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन व्हिच इज कन्वेड बाय अ केमिकल रिएक्शन। और लास्ट टॉपिक है वो मैंने आपको समझाया कि क्या इंफॉर्मेशन जो कि नहीं कन्वे किया जाता है बाय अ केमिकल रिएक्शन। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइए सो दैट कि आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप मेरे वीडियोस को देख पाए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन हैं। उनमें कुछ 5 तरीके के रिएक्शन हैं। पहला है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर इस पांचों रिएक्शन के बारे में जानना है तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी अपलोड करूंगा।